सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ हाइपर कंजुगेशन के बारे में, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है जो कि आपको एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट आना ही चाहिए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। अब बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन की। तो आपने क्लास 11-12 में इतना ही पढ़ा होगा कि ये कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन में होता है, ठीक है। और ये स्टेबिलिटी बताता है इंटरमीडिएट्स की, ठीक है, जिसमें से ये दोनों की स्टेबिलिटी बताता है हाइपर कंजुगेशन। उसी को आज हम इन डेप्थ में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिफाइन देख लेते हैं। कंजुगेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सिंगल बॉन्ड अटैच्ड टू एनी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन, एंड ड्यू टू द हाइपर कंजुगेशन अनसैचुरेटेड सिस्टम बिकम मोर नेगेटिव एंड एटम अटैच्ड टू सिग्मा बॉन्ड बिकम मोर पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे पहले एल्कीन का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है CH2 CH3। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि हमारा जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है ये हो गया एल्कीन। इसके जगह CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता, मतलब कार्बोकेटायन रहता, या फिर इसके जगह C ऐसे रहता, ठीक है, CH3 रहता। तो ये सब अभी छोड़ दो, कुछ भी रहता तो इनमें हाइपर कंजुगेशन शो करता, ये हमने अभी पढ़ा है। तो अभी हम एग्जांपल लेते हैं एल्कीन वाले का, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये केस है। तो डिफाइन के अकॉर्डिंग चलें, कंजुगेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। तो यहाँ मतलब एक चीज़ पता चल गई कि हाइपर कंजुगेशन जो डील करता है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से डील करता है, पाई बॉन्ड से नहीं करता, ठीक है। कंजुगेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो इस सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है कंजुगेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन, या फिर उसको आप ट्रांसफ़र बोल सकते हो, बस समझने के लिए कि ट्रांसफ़र ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इसका ट्रांसफ़र करते हैं हम किसमें, जो कि एक अनसैचुरेटेड सिस्टम से अटैच है, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। इसको बना देता हूँ मैं, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, और ये H ने अपने भी इलेक्ट्रॉन इसको दिए, तो इसीलिए H के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। H अब यहाँ से कहीं जाएगा नहीं, ये यहीं पे रहेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास ही रहेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास रहेगा H+ के फॉर्म में। इसीलिए यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं दिखता, इसीलिए हम बोलते हैं इसी इफेक्ट को नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बना तो इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी और इस कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और ये बॉन्ड हट गया। तो हमारा डिफाइन का दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। ये हो गया हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो जिसकी वजह से अनसैचुरेटेड सिस्टम के पास आ गया नेगेटिव चार्ज, ये मोर नेगेटिव हो गया अनसैचुरेटेड सिस्टम, और जो एटम अटैच था सिग्मा बॉन्ड से वो हो गया मोर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया हमारे डिफाइन सेटिस्फाई। अब हम बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि हाइपर कंजुगेशन की मदद से हम कैसे स्टेबिलिटी देख सकते हैं कार्बोकेटायन की, ठीक है, या फिर फ्री रेडिकल की, या फिर एल्कीन की। तो सबका बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कार्बोकेटायन से। तो यह सिर्फ कार्बोकेटायन है, इसके बगल में कोई एक्स्ट्रा कार्बन नहीं लगा है, ठीक है। तो ये इसके पास कोई कार्बन नहीं लगा है एक्स्ट्रा, तो इसीलिए यहाँ पे हो गए कोई भी अल्फ़ा कार्बन 0, अल्फ़ा हाइड्रोजन 0। अभी इस सिस्टम का देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और एक कार्बोकेटायन के बगल में एक कार्बन लगा है, तो अल्फ़ा कार्बन हो गया 1, अल्फ़ा कार्बन 1 और अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया 3, ठीक है। यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे हो गए 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, एक ये और एक ये, तो अल्फ़ा कार्बन हो गए 2 और अल्फ़ा हाइड्रोजन गिन लेते हैं। देखो, कार्बोकेटायन से अटैच जो कार्बन होगा वो होगा हमारा अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन से अटैच जो हमारा हाइड्रोजन होगा वो होगा हमारा अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 1 3 ये और 3 ये, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे होगा 6। यहाँ पे देख लेते हैं, कार्बोकेटायन से अटैच हमारा जो कार्बन होगा वो होगा अल्फ़ा कार्बन, तो यहाँ पे 3 अल्फ़ा कार्बन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 3 3, मतलब अल्फ़ा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है टोटल 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ये बोलती है कि जिस भी सिस्टम में जितने ज़्यादा अल्फ़ा का हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा वो कंपाउंड। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये ए वाला, क्योंकि यहाँ पे 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। उसके बाद ये बी वाला, क्योंकि यहाँ पे 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। उसके बाद होगा सी वाला,
क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल होगा वो होगा हमारा ये डी वाला, क्योंकि यहाँ पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। अब देखते हैं स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल्स की। ठीक है, तो फ्री रेडिकल में हमेशा ऐसे रहता है, एक इलेक्ट्रॉन रहता है बस कार्बन के ऑर्बिटल में। अगर इसका ऑर्बिटल बनाऊँ तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहता है तो कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रॉन बस है तो ये कार्बन के ऊपर सिर्फ एक डॉट लगाते हैं। ठीक है, और इसी डॉट वाली स्पीशीज़ को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आगे बताऊँगा। ये एक तरह का इंटरमीडिएट होता है, तो इसकी भी स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं वो बताता हूँ। ये हमारा फ्री रेडिकल है, इससे कोई एक्स्ट्रा कार्बन अटैच नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन अटैच है। तो यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन हो गए 0 और अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए 0। ठीक है, यहाँ पे फ्री रेडिकल है, इससे एक देखो कोई कार्बन अटैच है क्या? हाँ, एक कार्बन अटैच मिल गया, तो अल्फ़ा कार्बन हो गया 1 और अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया 3। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो अल्फ़ा कार्बन हो गए 2, अल्फ़ा कार्बन हो गए 2 और अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए हमारे 6। यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो अल्फ़ा कार्बन हो गए 3 और अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए 9। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल मैंने क्या बोला था, अल्फ़ा हाइड्रोजन को देखो और स्टेबिलिटी बता दो। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो मतलब ये ए वाला हो गया सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर बी, फिर सी और फिर डी। ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0। तो ये हो गई स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल विथ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अब बात करते हैं एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन के मदद से स्टेबिलिटी की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि आपको अनसैचुरेटेड सिस्टम को पहचानना आना चाहिए, तो कार्बोकैटायन आपको पहचानना आ गया, फ्री रेडिकल आ गया। अब बात करते हैं हम किसकी, एल्कीन्स की। तो एल्कीन आपको सबसे पहले डब्बा में मार लेना है। कहीं भी आपको एल्कीन दिखे डब्बे में मार लो, डबल बॉन्ड दिखे, ट्रिपल बॉन्ड दिखे, डब्बा में मार लो। एल्कीन के बगल वाला कार्बन हो गया हमारा अल्फ़ा कार्बन। ठीक है, ये अल्फ़ा कार्बन हो गया और अल्फ़ा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन हो गया हमारा अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पे भी लिख लेता हूँ अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले ए मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन 1 है, अल्फ़ा हाइड्रोजन 3 है। यहाँ पे बात करता हूँ, इसके बगल में जो कार्बन होगा वो अल्फ़ा होगा और अल्फ़ा के बगल में जो कार्बन होगा वो बीटा होगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन कितना है, 1 है और अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये अल्फ़ा होगा, ये बीटा होगा। तो अल्फ़ा कार्बन कितना है, 1 है और अल्फ़ा हाइड्रोजन 1 है। तो स्टेबिलिटी अगर देखें तो ए मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, फिर बी की है, फिर सी की है। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की और नो बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होते हैं उसकी। तो अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर नो बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं प्रोपीन में। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रोपीन होगा। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हमें देखने मिलेगा। ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो ये वाला कार्बन की वैलेंसी 4 से 5 होने के कारण ये वाले बॉन्ड यहाँ आएंगे और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये हो गया H के ऊपर प्लस चार्ज और ये यहीं पे रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो उसके आसपास ही घूमते रहेगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे घूमेगा तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, तो ये हो गया नो बॉन्ड स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो जैसे ये इस हाइड्रोजन ए बी सी नाम दे देता हूँ, तो हाइड्रोजन ए जैसे नो बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखा रहा है वैसे ही बी दिखाएगा और सी भी दिखाएगा। तो यहाँ पे हमारे नो बॉन्ड स्ट्रक्चर कितने हो गए? 3 नो बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया H+। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नो बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गए और 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे हो गए? क्योंकि ये भी एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर ए, स्ट्रक्चर नंबर बी, स्ट्रक्चर नंबर सी और स्ट्रक्चर नंबर डी। तो कभी भी अगर आपको ऐसे तो करके देखोगे नहीं एग्जाम में, ठीक है, तो आपको अगर कभी भी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। ठीक है, ये आपको बीएससी की बुक में नहीं मिलेगा, ये एमएससी की बुक से मैंने उठाया है, पर आपको मार्क्स दे देगा ज़्यादा दूसरों से। ठीक है, इसीलिए आपको ये लिखना ज़रूरी है। जैसे अगर देखें
फिर से देख लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। तो ये हो गया हमारा अनसैचुरेटेड सिस्टम। अल्कीन अगर दिखे तो उसमें डब्बा मार लो, उसके बगल वाला कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, और उसके अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन हो गए अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन कितना है, 1 है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे 3 हमारे हो गए थे अल्फा हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपको प्रोपीन का निकालना है तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन, तो और फॉर्मूला में डाल दोगे उसको, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है और +1। तो फॉर्मूला के हिसाब से 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है। सो गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।